Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री. 12th के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए उसके सॉल्यूशन हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं. तो आज का सेकंड पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का. तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिनिमम 4 मार्क के लिए होगा और मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. इसका आज हम देखेंगे पार्ट 2. तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक. चलो आज के लेक्चर में हमें आज का जो होगा लेक्चर उसमें हमें 3 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चन देखने. पार्ट 1 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे 1 मार्क के और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क के देखे. आज के लेक्चर में हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 जो है 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का कंप्लीट करना है. तो बड़े बड़े क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और रिएक्शन भी मेंशन किए A इज इक्वल टू बी प्लस सी. तो चलो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे ये एक्सप्रेशन. तो जो डिफरेंशियल रेट लॉ है हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. बट नॉर्मली जो अब वो रिएक्शन दी उसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट एक ही है. तो रेट के ये 2 इक्वेशन हो गए तो दोनों क्या कर लिए? इक्वल कर लिए. ओके. तो चलो अभी इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. माइनस साइन उस साइड में और ए को इस साइड में लेकर आते हैं. तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. थोड़ा सा हमने क्या किया? रीअरेंज किया. रेट इज इक्वल टू ये मिला हमें, रेट इज इक्वल टू ये भी आता है. तो दोनों जो रेट इक्वल टू आते हैं हमने उनको इक्वल कर लिया और थोड़ा सा रीअरेंज किया. इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया. ओके. अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है. ओके. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और तब टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? इनिशियली 0 होता है. रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो टाइम क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0. और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी. ओके. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी. ये क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है. और इस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू टी. तो मैं यहाँ पे टाइम वर्ड लिख रही हूँ. तो टाइम क्या होगा? टी. कुछ भी हो सकता है, अननोन टाइम है. तो टाइम क्या हो जाएगा? टी. तो ये दोनों वैल्यू हमें क्या करनी? इस इक्वेशन 1 में पुट करने.
तो हम ए को क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम लिखेंगे A0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है ए को दोनों को ही, सॉरी यहाँ पे रुको, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसे हम लिमिट ले लेंगे। इसका कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट फाइनल टाइम, और ये जो इक्वेशन है वो वैसे ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन स्टार्ट होने से रिएक्शन एंड होने तक ये क्या होगा, ऐसे रहेगा। तो फिर इसका भी क्या आएगा 0 to t, क्योंकि ये क्या है, टाइम है। ओके, तो 0 मतलब इनिशियल टाइम, t मतलब फाइनल टाइम। A0 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ले लिया। ये जो इक्वेशन था इसका हमने लिमिट ले लिया। कहाँ से ले लिया लिमिट, लिमिट हमने ले लिया A इज़ इक्वल टू 0, concentration of A is equal to AT at time t and concentration of A is equal to concentration of AT at time t। तो टाइम 0 से लेकर टाइम t तक हमने क्या किया, लिमिट सेट करके ये हमें मिला। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, ये कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से लेकर कहाँ तक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी तक है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस के टी 0 से लेकर टी तक। ओके, यहाँ तक ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। तो चलो अभी ये कैसे लिख सकते हम, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 0, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या होगा माइनस KT। ओके, तो ये रहेगा KT, मतलब ये क्या होगा T माइनस 0। तो T माइनस 0 क्या रहता है, T रहता है, तो हम यहाँ पे KT लिखेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये हम कब लिखते हैं, जब क्या होता है, लॉग में AT क्या होगा, यहाँ पे होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T क्या होगा, यहाँ पे होगा, इज इक्वल टू माइनस KT। यहाँ तक समझ में आया है। हमने लिमिट सेट किया, फिर इंटीग्रेशन लिया, फिर ln के फॉर्म में लिखा, फिर ln का माइनस मतलब क्या होता है, डिवाइड, यहाँ तक लिखा। यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमें क्या करना है, ये निगेटिव साइन निकालना है, तो हम इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं KT लिख देती हूँ। KT इज इक्वल टू, माइनस साइन निकाल दिया, ln क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, उल्टा हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स लेंगे हम इसका, तो A0। ओके, 0 ऊपर चला गया और T नीचे आ गया, निगेटिव साइन। ओके, फिर क्या होगा, हम K के लिए अगर ये टर्म देखें तो क्या आएगी, 1/T ln concentration of reactant at initial stage, concentration of reactant at the final stage। तो हमें ये मिला। अभी ये ln नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे log 10 चाहिए। तो log 10 के लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ln क्या बन जाएगा, log 10 concentration of reactant at initial stage upon concentration of reactant at the final stage, and this is the expression for the rate expression या integrated law expression for the first order reaction। तो आपको ऐसे लिखना है। क्या किया हमने, पहले रेट इज इक्वल टू, 2 वैल्यू लिए, दोनों को इक्वल किया, रीअरेंज किया, फिर हमने लिमिट सेट किया, फिर उसका इंटीग्रेशन लिया, फिर ln के वैल्यू में आया, तो हमने ये ln को इस फॉर्म में लिखा, फिर ये माइनस साइन निकालने के लिए इसे उल्टा कर दिया, फिर k के लिए कन्वर्ट किया, ln को निकाल के log 10 लगाना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके हमें मिला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 initial concentration of reactant upon final concentration of reactant, and this is the integrated rate law expression for first order reaction. See the second question,
Define molecularity. The rate constant of first order reaction is 1.386 per minute. Calculate the time required for 80% reactant to decompose. मतलब आधा न्यूमेरिकल है और एक डेफिनेशन है। तो पहले हम देखते हैं कि मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन है क्या। तो क्या होता है मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेक पार्ट। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोलिक्यूल, रिएक्टेंट मोलिक्यूल, कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या टेक पार्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, मोलिकुलरिटी। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NO2। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे 2 NO2 मोलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है। और बायमोलिकुलर रिएक्शन में हमेशा मोलिकुलरिटी कितनी होती है, मोलिकुलरिटी होती है 2। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2। तो डेफिनेशन के हिसाब से द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेक पार्ट, एक ही है रिएक्टेंट लेकिन उसके 2 मोलिक्यूल है, बायमोलिकुलर रिएक्शन होगी और मोलिकुलरिटी कितनी होगी इस रिएक्शन की, 2 होगी। ओके, तो चलो आधा पार्ट तो हो गया, 1 मार्क का पार्ट हो गया, 2 मार्क का बाकी है। 2 मार्क के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या क्या है, देखो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें के दिया है, ये देखो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का कितना है, 1.386 पर मिनट, इतना दिया है। ओके, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब हमें क्या करना है, टी हाफ नहीं बोला है, हाफ लाइफ टाइम नहीं है, क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। तो टी फाइंड आउट करना है। और रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन भी दिया है। तो इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब परसेंट में होता है तो हमेशा इनिशियली कितना लेना है, 100 लोगी। ओके, और एट फाइनल कंडीशन कितना हो जाएगा, वो फाइनल कंडीशन में 100 माइनस जितना उसने कंज्यूम किया है उतना कितना रहेगा, 20। तो वो कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 20। ओके, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303, अभी तो डिराइव किया हमने, इज इक्वल टू टी log to the base 10 of initial concentration of reactant upon final concentration of reactant। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। हमें टी निकालना है तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं, सिर्फ टी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। इतना रीअरेंज आप लोग कर सकते हो। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू कितनी है, 1.386 log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 कितना था, 100 था, और ये कितना था, 20 था। तो ये बन जाएगा 2.303। कैलकुलेशन आपको खुद से करने पड़ेंगे, एक तो कैलकुलेशन कर लो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा ये 5, log 5 की वैल्यू होती है 2.303, log 5 होता है 0.6989, इतना होता है, डिवाइड बाय 1.386। अभी आप ये कैलकुलेशन लॉग टेबल से करो या डायरेक्ट करो, इसका आंसर आएगा 1.162 मिनट। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है 1.162 मिनट्स। तो दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 80% ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, अ रिएक्शंस ऑकर्स इन फॉलोइंग स्टेप। 2 स्टेप की रिएक्शन, स्लो स्टेप होती है और एक क्या होती है, फास्ट। तो पहली स्लो स्टेप है, दूसरी फास्ट स्टेप है। हमें क्या करना है, राइट इक्वेशन फॉर ओवरऑल, मतलब दोनों की एडिशन करके इक्वेशन लिखना है 1 मार्क के लिए। राइट रेट लॉ, जब इक्वेशन लिखेंगे उसके लिए हमें रेट लॉ लिखना है 1 मार्क के लिए। एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें आइडेंटिफाई करना है 1 मार्क के लिए। तो चलो देखते हैं हम कैसे होगा यहाँ पे। तो हमें इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, अभी ऐड करना है। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो इक्वल साइन और अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, हमेशा याद रखना है।
तो ये देखो क्या होगा, ये साइड यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NO2, ये होगा गैस, प्लस ये इस साइड में भी है और इस साइड में, तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या है, इस साइड में F2, तीन ही क्वांटिटी थी, दो सेम थे, हमने दोनों मर्ज कर लिए और सिर्फ F2 है। ओके, उसके साथ इस साइड में क्या है, देखो इस साइड में है यहाँ पे NO2F NO2F, तो हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ NO2F, सेम क्वांटिटी होगी तो आप उन दोनों को ऐड कर लो। ये भी NO2F था, ये भी NO2, तो ये बन गया NO2। तो ये कौन से स्टेज में है, गैसियस स्टेज में। तो ये क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन, ये भी गैस फेज में। तो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी। अभी हमें क्या करना है, हमें रेट लॉ लिखना है। तो स्टेप 1 क्या है, स्लो स्टेप है। द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स स्टोचियोमेट्री। तो पहली स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। हमने इसी क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है कि जो स्लो स्टेप होगी वो क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो क्या आएगा रेट लॉ, देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वही रेट लॉ होगा, क्योंकि स्लो स्टेप हमेशा क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो हम रेट का इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे। तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पहला रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट, और दोनों भी क्या है, इक्वल अमाउंट में, इसलिए दोनों का जो पावर होगा वो क्या होगा, 1। अगर हमें ऑर्डर भी पूछा होता था रिएक्शन तो हम क्या लिखते, 1 + 1 क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पावर का क्या कर देते, हम सम कर देते, लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक रिएक्शन में जो फॉर्म होता है और दूसरी रिएक्शन में जो क्या होता है, यूज होता है, वो क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। पहले रिएक्शन में ये F जो है गैस, ये फॉर्म हुआ और दूसरे रिएक्शन में ये कंज्यूम हुआ, मतलब ये कहाँ आ गया, इंटरमीडिएट, रिएक्शन के इंटरमीडिएट में आ गया। ये इनिशियल था, ये प्रोडक्ट है, इनके बीच में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो दिख रहा है, एक ने रिलीज किया स्लो स्टेप ने और फास्ट स्टेप ने उसे यूज किया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, F इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमेशा याद रखना है, F जो होता है या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, तो पहली स्टेप उसे प्रोड्यूस करती है और दूसरी स्टेप उसे यूज करती है, कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे F रिलीज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, तो ये क्या बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, F, ब्रैकेट में लिख दो गैस। तो ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, राइट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब किसके यूनिट लिखने, हमें यहाँ पे के यूनिट लिखनी, रेट कांस्टेंट के। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट लिखनी। ओके, इस पे बोर्ड डिस्कशन भी हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या होगा, देखो हाफ लाइफ को T1/2 ऐसे डिनोट करते। तो हाफ लाइफ क्या होगा, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियली आपने जितना रिएक्टेंट लिया था उसका आधा खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो आप हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उसके साथ, इसे 1 मार्क होगा। दूसरा उन्होंने यूनिट पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट क्या होंगे, देखो फॉर द रेट कांस्टेंट मतलब के ये हो सकते हैं पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर्स भी हो सकते, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ टाइम होता है, पर टाइम। तो ये तीनों यूनिट हो सकते। जीरो ऑर्डर का क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर dm³ पर टाइम, फिर टाइम में ये तीनों भी यूनिट आ सकते। तो ये दोनों के क्या होंगे, यूनिट फॉर द के। और कभी कभी हमें यूनिट से ही क्या करनी पड़ती है, फर्स्ट या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो आइडेंटिफाई भी करनी पड़ती। तो 3 मार्क के लिए ये 3 क्वेश्चन, हाफ लाइफ की डेफिनेशन को 1 मार्क, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को 1 मार्क और यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर को 1 मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टास्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दिए और इंस्टास्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोला है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन याद होगा पहले या दूसरे लेक्चर में हमने देखा था, ये
इज इक्वल टू, ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, इसके हाफ माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ डी ऑफ N2O कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 डी ऑफ क्या होगा NO2, रिएक्टेंट को माइनस आता है, प्रोडक्ट को प्लस साइन होता है, dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/1 ही आएगा क्योंकि उसे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, डी रह गया, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। तो ये याद रखना है, जो कोएफिशिएंट होगा उसे 1/, कर लेना है, जो भी होगा। यहाँ पे 1/1 होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। रिएक्टेंट जो होते हैं उनको निगेटिव साइन होगा और प्रोडक्ट को कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन है फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन का इक्वेशन ऐसे आएगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर के लिए हमें क्या है, हमें ऑर्डर के लिए चाहिए होगा रेट लॉ। तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, इस रिएक्शन की बात हो रही है, इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O। भले ये 2 बार है लेकिन हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि एक ही है, तो इस यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा। तो ये हो गया रेट। तो ऑर्डर क्या होगी इसकी, ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, रेट लॉ लिखो। एक्चुअली ये क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। फिर वो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए के कांस्टेंट लेते, तो मैंने डायरेक्ट लिखा। और यहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है और उसकी पावर भी सिंगल है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो जाएंगे। व्हाई इज मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहले आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है वो अच्छे से समझ लेना है। अभी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर तो अच्छे से समझा होगा। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। एंड मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के लिए होता है और ये रेट लॉ के लिए होता है। ये तो समझ में आया होगा। अभी हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पहले समझ लो। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं ये सिंगल स्टेप के रिएक्शन होते, एक ही स्टेप में कंप्लीट होते। तो सिंगल स्टेप के रिएक्शन होंगे, रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप होते हैं। इसमें मल्टीपल मतलब 2 भी स्टेप हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होंगे। और यहाँ पे जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी वो डायरेक्ट हम लिख सकते और ऑर्डर भी डायरेक्ट हम लिख सकते, क्योंकि रिएक्शन लिखी, रिएक्शन से रेट लॉ लिखा, रिएक्शन को देख के मोलिकुलरिटी लिखी और रेट लॉ के देख के ऑर्डर लिखा। इतना डायरेक्टली हो सकता है, एग्जाम्पल भी देखना है हमें। बट जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं इनमें जो स्लो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वो रेट को डिटरमाइन करने वाली स्टेप कौन सी होती है, मल्टीपल स्टेप में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होगी उसी में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन का ओवरऑल रेट क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेप होने की वजह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में हम मोलिकुलरिटी सबकी एडिशन भी नहीं होती, तो इसीलिए हम क्या है, मोलिकुलरिटी इसकी नहीं निकाल सकते। इसीलिए कहा जाता है मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड इट इज इजी टू राइट द मोलिकुलरिटी। और जो होता है ऑर्डर वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रेट लॉ से लिखा जाता है। तो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे रेट लॉ लिख सकते हो, ऑर्डर आएगा, यहाँ पे भी स्लो स्टेप का रेट लॉ लिख सकते हो, वहाँ से भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। तो लिखोगे कैसे, एज वी नो एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप while complex reaction generally take place in many steps.
वी कैन से द मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ईच स्टेप हैज़ ओन मोलिकुलरिटी, जितने स्टेप होंगे उनकी खुद की मोलिकुलरिटी होगी। मोलिकुलरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व। मोलिकुलरिटी ऑफ दीज स्टेप्स आर नॉट एडेड, हम सबकी मोलिकुलरिटी को ऐड नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव नो मोलिकुलरिटी, इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कोई भी मोलिकुलरिटी नहीं होती, क्योंकि अलग अलग स्टेप होते हैं, हर स्टेप की अपनी खुद की मोलिकुलरिटी होती है। हम हर स्टेप की मोलिकुलरिटी को ऐड भी नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्प्लेक्स स्टेप में कोई भी मोलिकुलरिटी नहीं होती। इसके लिए सिर्फ क्या होता है, ऑर्डर होता है, मोलिकुलरिटी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दूसरी साइड में क्या होगा, जो होंगे सिंगल स्टेज रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल स्टेप में सब होता है, तो सिंगल स्टेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी भी लिख सकते और ऑर्डर भी लिख सकते। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है इसमें स्लो स्टेप क्या होंगी, रेट डिटरमाइनिंग, तो हम लिख सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the order of entire reaction is depends on the rate determining step and the slow step is the rate determining step. So may molecularity is applicable only for the single step reactions, whereas the order of reaction is applicable for elementary as well as complex reaction, दोनों के लिए भी applicable। इसकी molecularity हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अलग अलग स्टेप है। तो चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो स्टेप की एक रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है NO2Cl गैस इज कन्वर्टेड इनटू NO2 गैस प्लस Cl गैस, और ये क्या है, स्लो स्टेप है। इसका जो रेट कांस्टेंट होगा इसे हम K कहेंगे। ओके, ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, NO2Cl गैस प्लस Cl गैस, इसका जो रेट कांस्टेंट होगा इसे हम K2 कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये क्या है, फास्ट स्टेप। ओके, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NO2Cl फॉर्मेशन ऑफ NO2 ट्वाइस ऑफ प्लस Cl2। ओके, तो ये क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन। दोनों को सिर्फ हमने जोड़ दिया। अभी अच्छे से सुनो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो है स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गई। मतलब अगर हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो हम कौन सी स्टेप के लिए लिखेंगे, इस स्टेप के लिए, क्योंकि ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू क्या आएगा इसके लिए, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। तो ये क्या हो गया इसका रेट, और यही से हमें पता चल जाएगा ऑर्डर क्या होगी इस रिएक्शन की, पावर कितनी है 1, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे दो रिएक्शन आए, क्या हम मोलिकुलरिटी लिख सकते हैं, नहीं, हम मोलिकुलरिटी नहीं लिख सकते। इस रिएक्शन की खुद की मोलिकुलरिटी है, इस रिएक्शन की भी अपनी खुद की मोलिकुलरिटी, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे रिएक्शन में मोलिकुलरिटी लिखना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट हमें। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी कभी भी सेम नहीं होते, और ज़ीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर तो ज़ीरो है, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मोलिकुलरिटी। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो अभी आप लोगों को मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डिप में एक्सप्लेन किया है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में होती है उस रिएक्शन का नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, उसमें जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होता है, मोलिकुलरिटी होता है, सिर्फ रिएक्टेंट। ओके, तो नो मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो। ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जिसमें जीरो रिएक्टेंट होंगे, तो हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई मोलिकुलरिटी तो होगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात एलिमेंट्री रिएक्शन की, सिंगल स्टेप रिएक्शन की हो रही है।
तो नो द मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं हो सकती। ये क्या होता है, पूरा होल नंबर होता है। और किसी भी रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हर रिएक्शन में रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते ही है और कुछ ना कुछ मोलिकुलरिटी होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया ऑन प्लैटिनम मेटल। तो जो प्लैटिनम मेटल होगा उस पे अमोनिया का जो क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, तो वो क्या होता है देखो, तो वो रिएक्शन है ऐसी, थ्राइस ऑफ H2 गैस। तो ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अभी अगर देखा जाए इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, सिंगल स्टेज में होती है। तो यहाँ पे देखो कितने रिएक्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, लेकिन कितने मोल है, 2। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। क्यों, 2 मोलिक्यूल अमोनिया के, एक है तो एक ही सब्सटेंस, लेकिन उसके कितने मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसे हम कहेंगे बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो इसे बाय मोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे, जिसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी इसकी होती है 2। और देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है, ये 0 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, 0 है, और मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट है तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ मोलिकुलरिटी ज़रूर होती है, चाहे ऑर्डर उसकी 0 हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो। तो हम कह सकते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, फॉर द रिएक्शन 2A + B फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस दिया है 0.076 पर मोल। ओके, और हमें क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछे। तो क्या क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, दूसरा पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ B, और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिएक्टेंट को माइनस साइन होता है, उसका जो वैल्यू होगा वो 1 आ जाता है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरा भी रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ये माइनस 1/1, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो DA, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे B हो जाएगा, DB अपॉन dt। ओके, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट को प्लस साइन होता है, और प्रोडक्ट यहाँ पे कितना दिया है, प्रोडक्ट यहाँ पे है सिर्फ C दिया है या 2C है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये अगर आपने ऐसे के ऐसे ले लिया ना, तो आपको जो गिवन आंसर है फॉर्मेशन ऑफ C का वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, 2C चाहिए। तो ये एक करेक्शन है, तभी आपके सारे आंसर क्या हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आंसर भी दिए हुए, आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे आंसर भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। अगर आप एज इट इज़ यूज़ करोगे, उन्होंने दिया है, तो आपके ये तीनों आंसर कभी मैच नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, 2C। तो प्रोडक्ट को हम क्या है, यहाँ पे साइन नहीं देते, तो ये आ जाएगा 1/2 डी ऑफ C अपॉन dt। तो ये क्या होता है, रेट इक्वेशन। इनमें से अभी हमें एक की वैल्यू पता है, कौन किसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है। ओके, कितनी दी है, डिसअपेरेंस की वैल्यू 0.076 मोल पर सेकंड। हमें कौन सी निकालनी है, हमें इसके फॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है, इसके कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, एंड ओवरऑल क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, इससे इसके साथ क्या करेंगे, A के लिए हम A को सॉल्व कर रहे हैं,
व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जब रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ए भी रिएक्टेंट है, ये जब डिसअपेयर हो गए तभी तो सी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, हम क्या करेंगे, इन तीनों में इक्वल का साइन है, मतलब इनमें से कोई भी दो क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ सी अपॉन डी टी। तो ये 1/2 दोनों साइड में ये कट जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये जो है डी बाय ए, ये इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतनी। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये आएगा 0.076 मोल पर सेकंड। और यहाँ पे इसे साइन नहीं देना है बच्चों, ये जो निगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करते हैं, आपका सब्सटेंस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। अगर वो रिएक्टेंट है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट हो रहा है, करता है कि वो डिसअपियर हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये साइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इसको प्लस साइन होता है, इसलिए आपको आंसर को साइन नहीं देना है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा वो क्या होगा, 0.076 मोल पर सेकंड। अच्छे से समझ लो, निगेटिव साइन का मतलब रिएक्टेंट और पॉजिटिव का साइन का मतलब प्रोडक्ट। आपको आंसर को साइन नहीं देने, ओके। या फिर आपने साइन न लेकर भी लिखा डायरेक्ट तो भी चल जाएगा। तो ये ए का आंसर हो गया। क्या आया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 0.076 मोल पर सेकंड। दूसरा क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। कंजम्पशन ऑफ बी, बी भी कंज्यूम हो रहा है, डिसअपेयर एंड कंजम्पशन इज द सेम। तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डी टी। ओके, तो डेल्टा बी डी बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगी -1/2 इंटू 0.076, क्योंकि ये 1/2 वैसे ही लिखा, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन 0.076। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.038 क्या होगा, ये मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर सेकंड है, सॉरी मोल पर सेकंड। तो पहली वैल्यू हमें क्या मिली थी, फॉर्मेशन ऑफ सी हमें मिला था 0.076 मोल पर सेकंड। कंजम्पशन ऑफ बी कितना मिला, 0.038 मोल पर सेकंड। और तीसरा हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के हमने 3 इक्वल लिए थे, तो उनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या था, -1/2 डी ए बाय डी टी। आप तीनों वे से फाइंड आउट कर सकते, या फिर माइनस डी ऑफ बी डी टी, या फिर तीसरा क्या था 1/2 डी ऑफ सी अपॉन डी टी। तो कहीं पे भी वैल्यू पुट करो, हमें तीनों भी आंसर मिले। हमें ये क्या मिला था, ये हमें मिला था 0.076, ये क्या मिला था 0.038। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं, तो 0. सबका आंसर सेम ही आएगा। ये कितना आया, 0.038। यहाँ पे क्या है, जो आंसर होगा वही, क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 1/2 इंटू 0.076 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.038। मतलब तीनों वे से फाइंड आउट करोगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के तीनों इक्वल में, तो आप कोई भी एक यूज़ करो, ये करो, ये करो या ये करो, आपको क्या आंसर मिलेगा, द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज 0.038 क्या होगा, मोल पर सेकंड। तो ये आपको रेट मिलेगा रिएक्शन का। तो इसका भी आंसर कितना आया, 0.038। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और लास्ट में थोड़ा सा विचार उन्होंने ये भी डाला है कि राइट द रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन भी हमें लिखना है। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते। चलो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है इनिशियली। परसेंटेज जब भी होता है तो इनिशियल 100 लेना है, और जो फाइनल परसेंटेज जो होता है तो 100 में से 60 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 40। ओके, ये तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, उतना भी लर्न हो गया होता। उसके बाद क्या दिया है,
क्या दिया है, गिवन सैंपल ऑफ कंपोनेंट डिकम्पोज इन 45 मिनट, टाइम दिया है 45 मिनट्स। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ, टी हाफ फाइंड आउट करना है। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके। टी हाफ के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 0.693 अपॉन के, लेकिन हमें के फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। के के लिए फॉर्मूला क्या होगा, के इज इक्वल टू 2.303, ये भी हमने डिराइव किया है इसी क्वेश्चन बैंक में, log to the base 10 ऑफ concentration of the initial reactant and concentration of reactant at final। ओके, तो पहले हम के फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलो के को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 45 इंटू लॉग कितना आया A0 100 डिवाइड बाय कितना ये 40। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 45, ये 5 है, 45 लॉग टू द बेस 10 कितना आएगा 100, और ये अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो क्या होगा 2.303, 2.5 का लॉग कितना होता है देखो जल्दी, 3979 डिवाइड बाय क्या होगा 45। तो यहाँ पे k की वैल्यू, इन सबको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.0204, और यूनिट जो मिनट में था, टाइम का यूनिट यहाँ पे भी पर मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट हमेशा पर टाइम होता है, यहाँ पे टाइम मिनट में था तो ये भी मिनट इनवर्स हो गया। चलो अभी हमें k मिल गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी हाफ फाइंड आउट करना है। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या था, के था, चलो वैल्यू पुट करो, 0.693 अपॉन 0.0204, इसे लॉग टेबल से सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा 34 मिनट। तो टी हाफ क्या होगा, 34 मिनट होगा। तो क्वेश्चन बैंक में टैली भी कर सकते हो, आंसर क्या होगा। तो अभी हमारा न्यूमेरिकल यहाँ तक ही सॉल्व हुआ है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है फॉर दिस रेट लॉ। तो चलो देखते हैं क्या पूछा है लास्ट में। उन्होंने लास्ट में पूछा है रेट लॉ इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, इसका हमें क्या करना है, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर कॉन्सेंट्रेशन का साइन निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये बन गया रेट लॉ इक्वेशन फॉर द अबो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसके पावर 1 है, मोलिकुलरिटी नहीं, मोलिकुलरिटी भी 1 है, रिएक्शन से पता चल रहा है, और इसके पावर से हमें ऑर्डर मिलेगा, कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे न्यूमेरिकल को 3 मार्क्स होंगे और इसके लिए आपको 1 मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड, ये सारे 4 मार्क के क्वेश्चन है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, दोनों का रिलेशन डिराइव करना है, हाफ लाइफ का और रेट कांस्टेंट का। जो फॉर्मूला अभी हम यूज़ कर रहे थे टी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, उसी को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। उसी में क्या क्वेश्चन है, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट फॉर टू डिसअपीयर। मतलब आधा क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अभी क्वेश्चन समझ में आया है, हमें क्या करना है, पहले ये दोनों का रिलेशन देखना है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, आधा न्यूमेरिकल। ओके, तो चाहे तो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है। तो चलो देखते हैं, हमें देखना है रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड के, हाफ लाइफ एंड द रेट कांस्टेंट, दोनों का रिलेशन देखना है। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे तो हमें पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है फर्स्ट ऑर्डर का, हम बहुत बार लिख चुके हैं, क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये हमें पता है। यहाँ पे ये क्या है, A0, इट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड AT क्या है, इट इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हम क्या करेंगे, टाइम जो रिक्वायर्ड है A0 के लिए बिकम हम क्या करेंगे, A क्या करेंगे हम AT/2 कर लेते। ओके, T/2 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा उसका हाफ लाइफ। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT को क्या लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2। क्या करना है, हाफ लाइफ चाहिए। हाफ लाइफ मतलब क्या है, अगर आपका A रिएक्टेंट B में कन्वर्ट हो रहा है तो इस A को B में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसका आधा पार्ट मतलब क्या होगा, हाफ लाइफ। तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया एट T इज इक्वल टू T1/2। ये समझ लो अच्छे से। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल रिएक्टेंट जो है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, उसे प्रोडक्ट फॉर्म होने में, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे हाफ कर लिया। ओके, इस वैल्यू को अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आएगा देखो, K इज इक्वल टू 2.303 और अभी हम T को क्या करेंगे, T1/2 लिख लेंगे। log टू द बेस 10 ऑफ 10 क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2। तो ये अभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। तो क्या आएगा देखो, इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 2.303 T1/2 log टू द बेस 10 1/2। ओके, तो अभी log 1/2 जो है, तो log 1/2 होगा क्या, नहीं ये नीचे ऊपर आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो चलो log 2 की वैल्यू क्या है देखते। log 2 की वैल्यू है 3010 डिवाइड बाय T1/2। तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.693 अपॉन T1/2। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो आप इसे दोनों वे से लिख सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन दीज टू, रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड द रेट कांस्टेंट। तो सब ये टर्म समझ लो। सिर्फ AT को हमने हाफ क्यों लिखा, क्योंकि हमें हाफ लाइफ निकालनी किसकी, ये रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। तो वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हमने हाफ कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, मतलब हमें आधी रिएक्शन करनी है ऐसा एज्यूम किया, हमें आधा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ले ली, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 2 और T को क्या कर दिया, T हाफ, क्योंकि हमें हाफ लाइफ डिटरमाइन करनी थी। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। चलो जो आधा पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट। गिवन क्या दिया है, न्यूमेरिकल का वो आधा पार्ट में पढ़ रही हूँ, सुनो, आप लोग भी देख सकते हो। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7। तो हाफ लाइफ दिया है 1.7 आवर्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, लॉन्ग मतलब हमें क्या करना है, T फाइंड आउट करना है, टाइम। ओके, तो हाउ लॉन्ग इट टेक 20% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपियर। तो परसेंटेज में दिया है, तो इनिशियल परसेंटेज हम 100 लेंगे और फाइनल परसेंटेज 100 में से 20 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो मिलेगा 80। ओके, तो हमें T हाफ दिया है और T फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमें K नहीं पता है तो हम K फाइंड आउट करेंगे पहले। तो K फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये उल्टा भी हो सकता है, हम K को इस साइड लेंगे, यहाँ पे हम T हाफ को डाल देंगे। तो चलो K क्या आता है, 0.693 डिवाइड बाय 1.7। तो ये आपका K होगा और ये पर आवर में आएगा। क्या आता है आंसर, ये आता है 0.4076 आवर्स। ये आपका K आया है। अभी K पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, T फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा T के लिए, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K। K की वैल्यू क्या है, 0.0476 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये कितना है 100 डिवाइड बाय कितना होगा 80। ओके, ये इसके साथ कट गया, T
2.303 0.4076 log टू द बेस 10 कितना हो जाएगा ये हो जाता है 1.25। 1.25 का लॉग कितना होगा 2 पॉइंट, जल्दी से देखो, 0.4076 इंटू ये लॉग कितना है 0.09691। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा। तो ये टाइम कितना मिलेगा, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 0.5476 आवर्स। आवर्स को आप क्या कर सकते हो, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, क्या करो, इसे 60 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 32.9 मिनट। लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि टाइम कैसा चाहिए, उन्होंने सिर्फ क्या कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो आप ये आवर्स में भी रख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 4 मार्क के लिए उन्होंने आधा न्यूमेरिकल पूछा है और आधा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को 2 मार्क होंगे और न्यूमेरिकल को 2 मार्क्स होंगे। सी द लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या क्वेश्चन है देखो, गिव वन एग्जाम्पल वेयर ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज सेम। हम एक एक को देखेंगे। तो चलो एक रिएक्शन देखते हैं। ट्वाइस ऑफ NO2 ये गैसियस फॉर्म में, ट्वाइस ऑफ NO ये भी गैसियस फॉर्म में, प्लस O2 गैसियस फॉर्म में। तो इन दोनों में क्या है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों की क्या है, सेम है। कैसे देखो, यहाँ पे क्या होगी, ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये एक स्टेज में होने वाली रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे ऐसे पता चलता है कि जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ऑर्डर क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ओके, मोलिकुलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की, मोलिकुलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व। कितने यहाँ पे, ये बाय मोलिकुलर है, इसीलिए क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इसकी 2 होगी। तो ये ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो आप ये एग्जाम्पल लिखोगे, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NO गैस प्लस O2 गैस। तो ये यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 मार्क का पार्ट खत्म हुआ। ओके, उसके आगे क्या है देखो, मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले 2 फैक्टर आपको बतानी। तो पहला क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, सबसे पहला फैक्टर है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये एक फैक्टर है। क्या होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी एक फैक्टर है। तो फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट का वो भी इंपॉर्टेंट है। सब रिएक्टेंट ही है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड है, प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता। ओके, दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया। कितना, वो कौन से स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और उसका कितना सरफेस एरिया यूज हो रहा है, ये भी क्या है, एक फैक्टर है। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 ही बताने, तो आप ये 2 लिख सकते हो। और तीसरा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने सिर्फ मेंशन बोला है, मतलब नाम लिखने आपको। टेम्परेचर एक इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है। एंड तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जितना कैटालिस्ट ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होता है। कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो ये 4 फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया, तीसरा टेम्परेचर एंड फोर्थ वन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। मतलब अभी हमारा कहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक। ये 1 मार्क का और हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है उन्होंने।
तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि उससे हमें जगह लगेगी। फॉर अ रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसा ग्राफ आ रहा है जो ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा, ऐसा इनका कहना है। ओके, ऑब्टेन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के अगेंस्ट ये क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें बताना है इसकी ऑर्डर क्या होगी और क्यू। तो चलो देखते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या होगी और क्यों इसकी ऑर्डर ऐसे होती है, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ पे होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमें दिया है डिफरेंशियल रेट लॉ, कौन सी रिएक्शन दी है, ए इज कन्वर्टेड इनटू पी मतलब प्रोडक्ट। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए एट टी प्लस 0, ये इसका आएगा। तो यहाँ पे देखो ये y, ये स्लोप m है, ये क्या है x है और ये क्या है c है। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या हुआ, अगर हम प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस ए टी इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये क्या इंडिकेट करती है, इस रिएक्शन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू के। तो इस रिएक्शन का स्लोप क्या होगा, के होगा सिर्फ। ओके, जब भी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पास होती है ओरिजिन से, ये जो होता है स्लोप होता है वो कितना होगा, के होगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन से रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या आया, उन्होंने ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट होता है, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना रेट बढ़ रहा है। देखो कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो रेट किसके प्रोपोर्शन में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके लिए होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो ये जो कंडीशन है ये कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। और रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ऐसा ग्राफ तभी मिलेगा जब रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए ये ग्राफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन बैंक का। मैंने ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन का आपको डीप में आंसर दूँ, हर एक मैंने खुद से सॉल्व करके दिखाया है। आप लोग नोट्स निकालो इसके अच्छे से, और इतने क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।